आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके 23 से 25 के बच्चों के लिए पेपर आपके F4, जिसमें आप सभी लोगों को विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास के बारे में पढ़ना है। इस पेपर के हम लोग जो है गेसिंग क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं, जो आपके 5 यूनिट से रिलेटेड होंगे। और जितने भी इसमें 20-22 प्रश्न जो आपको बताए जाएंगे, वो सारे प्रश्न आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा, देखिएगा। आपको आज जो है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। जितने भी अभी तक आपके पेपर F1 से लेकर आपके F4 तक गेसिंग प्रश्न हुए हैं, वो सभी का जो है पीडीएफ आपको ग्रुप में आज मिल जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ आपके एग्जाम डेट में भी जो है परिवर्तन हो गया है। ऑलरेडी हमने जो है इससे पहले आपको वीडियो में बताया है कि आपका एग्जाम डेट में जो है 4-5 दिन जो है आगे पीछे हो गया है, समझ गए। तो हम यहाँ पर जो है यूनिट 1 की बात करेंगे। ये जो आपका विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा कि विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब ये देखिएगा, ये प्रश्न का उत्तर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर प्रश्न आपका बोला है कि विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करे, यानी कि आपका जो विद्यालय है उसकी अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। अब विद्यालय क्या होता है, विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, विद्यालय का महत्व क्यों है, विद्यालय का उद्देश्य क्यों है, ये सारी चीजें इस प्रश्न में आप लिख दीजिएगा। ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया है। अगला यहाँ पर आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि विद्यालय संगठन की अवधारणा, संरचना एवं इसके घटकों का उल्लेख करें। यानी कि विद्यालय संगठन की अवधारणा क्या है, यानी जो आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है उसका जो है अवधारणा क्या है, साथ ही साथ उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ उसके घटक कौन कौन से हैं। तो विद्यालय संगठन को संगठित रखने के लिए उसमें बहुत सारे मतलब आपके अवधारणा होते हैं, बहुत सारे आपके संरचना होते हैं, बहुत सारे आपके घटक होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एक विद्यालय को संगठित रखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टीचर हो, प्रधानाध्यापक हो, मेंटेनेंस हो, साथ ही साथ विद्यालय की देख रेख, विद्यालय में कौन सी कमी है, विद्यालय के जो आपके अटेंडेंस हो गए, फी स्ट्रक्चर हो गए, फिर आपके जो है मिड डे मील हो गए, जो भी चीजें होती है, एक प्ले ग्राउंड हो गया, शौचालय हो गया, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको जो है विद्यालय के मेंटेनेंस के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बात करना है। वही प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है विद्यालय संगठन की अवधारणा क्या है। आप एक जो है विद्यालय को संगठित रूप से कैसे चला सकते हैं, इसके लिए आप देखते हैं कि विद्यालय में शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चियों होते हैं, साथ ही साथ आपके जितने भी उसके वस्तु की जरूरत होती है, वो सारे वस्तु विद्यालय में उपस्थित होते हैं, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्था में उसकी कार्य संस्कृति, अनुशासन एवं समय प्रबंधन की भूमिका अथवा महत्व को स्पष्ट करें। यानी विद्यालय प्रबंधन के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो है आपको बताना है कि उसकी कार्य संस्कृति क्या होगी। स्कूल के जो संगठित रहने के लिए जो प्रधानाध्यापक है या जो टीचर है, जो वहाँ के शिक्षिका है, उनका कार्य जो है आपका संस्कृति क्या होगा, अनुशासन क्या होगा, फिर यहाँ जो है समय प्रबंधन क्या होगा, समय सारणी क्या होगा, आपको सभी की भूमिका बताना है। यानी स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है विद्यालय का समय सारणी, विद्यालय का संरचना, विद्यालय का जो है जो आपका स्ट्रक्चर है, जो कार्य संस्कृति है, शिक्षक की भूमिका है, प्रधानाध्यापक की भूमिका है, वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको विद्यालय को सही तरीके से मेंटेन करके चलाना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए एक जो है समय तालिका होता है, टीचर के लिए होता है अलग, बच्चों के लिए अलग होता है समय तालिका, फिर आपका अटेंडेंस होते हैं, बहुत सारे आपके रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे आपके जो है समय प्रबंधन होते हैं, साथ ही साथ आपके जो अनुशासन के भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो है विद्यालय सही वे में जो है चलता है। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्न आपसे एक दूसरे से जो है मिलता जुलता रहेगा, कोई अलग प्रश्न नहीं है, समझ गए ना। जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में बेहतर प्रबंधन हेतु एक प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। अभी आपका प्रश्न मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
आप अपने अनुसार ले लीजिए कि आप जो है उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक है और आप उस विद्यालय के जो है प्रबंधन के लिए यानी स्कूल मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो समय सारणी सही तरीके से करेंगे, शिक्षकों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को आने के लिए प्रेरित करेंगे, साफ सफाई जो भी हमारे विद्यालय में उपस्थित चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, बच्चों के खेल कूद पढ़ाई सभी चीजों के ऊपर ध्यान देकर बेहतर जो है विद्यालय प्रबंधन के ऊपर कार्य करेंगे। वो सारी चीजें बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विद्यालय में आपदा प्रबंधन की शिक्षा क्यों आवश्यक है और बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए आप जो है क्या करेंगे, विद्यालय में आपदा प्रबंधन की शिक्षा की तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो हमने ये प्रश्न आपको पढ़ाया भी है कि बच्चों को आपदा प्रबंधन की जानकारी देना क्यों जरूरी है, क्योंकि विद्यालय से बच्चे घर जाते हैं और घर से विद्यालय बच्चे आते हैं विद्यालय। तो आने जाने के क्रम में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि सड़क पार करते समय या भूकंप आ गया या आंधी आ गए, तूफान आ गए, बिजली की तार गिर गए, जल आपके वज्रपात हो गए, तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम बच्चों को आपदा से रिलेटेड जानकारी देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को जो है उस समय सुरक्षित कर पाए, रख पाए। तो बहुत जरूरी है आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के विद्यालय से रिलेटेड है, आने जाने के क्रम में रिलेटेड है। अब मान लीजिए कि रोड पर चलने का नियम हमें हमेशा है कि राइट हैंड से चले, हम लेफ्ट हैंड से चलेंगे, ऐसे भी तो बहुत सारे नियम होते हैं। जी हाँ, हमें अपने रोड के हमें जो है हमें हमेशा जो है लेफ्ट हैंड की तरफ चलना चाहिए। तो वही बात है, बच्चे अब राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, वही बात है। तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। ओके, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है बाल संसद एवं मीना मंच के कार्यों का उल्लेख करें। मैंने इसके बारे में बताया है, ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा। बाल संसद क्या होता है और मीना मंच क्या होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, एकदम 100% है, याद रखिएगा। बाल संसद जानते हैं जिसमें जो है बच्चों के कार्य करने के मतलब अंदर जो है एक संगठन तौर पर चलाने के तरीके को सिखाया जाता है। बाल संगठन के अंतर्गत जो है कोई प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, कोई रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, ये होते हैं। साथ ही साथ मीना मंच जो है एक ऐसा मंच है जहां पर बच्चियां अपने परेशानी को, समस्या को वहां पर अपने समूह में बोलकर हल करने का प्रयास करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्या है जो कि महिला या बच्ची जो है अपने पेरेंट्स या अपने टीचर को नहीं बोल पाती है। इसीलिए विद्यालय में मीना मंच संगठन का प्रयोग किया गया है, जिसमें केवल लड़की रहती है और वो लड़कियां जो है शिक्षा से लेकर अपने उस महिला से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वहां खुलकर बोलती है और उसको समाधान करती है, और विद्यालय में किसी भी लड़की को दिक्कत है तो वहां पर जाकर अपनी समस्या को करा सकती है सॉल्व। क्लियर है? जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 प्रश्न और है, देख लीजिए, 7 नंबर और 8 नंबर। और ये भी प्रश्न हमने आपको पढ़ाने के दौरान बताया है और ये भी इजी प्रश्न है। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित जो है विभिन्न दस्तावेज, अभिलेख या रिकॉर्ड कौन कौन से हैं तथा उनके जो है संकलन की आवश्यकता की उपयोगिता क्या है बताना है। यानी कि विद्यालय प्रबंधन में जो है कौन कौन से जो है दस्तावेज है, जैसे कि आपका अटेंडेंस शीट हो गया, टीचर अटेंडेंस शीट हो गया, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट हो गया, विद्यालय मेंटेनेंस हो गए, रिपोर्ट कार्ड हो गए, मिड डे मील आपके दस्तावेज हो गए, बहुत सारे छुट्टी नोटिस बोर्ड हो गए, नोटिस दस्तावेज हो गए, बहुत सारे ऐसे जो है आपके दस्तावेज है जहां पर जो है क्या होता है उसके उल्लेख अलग अलग है, उसके कार्य अलग अलग है, वही बात आप लिख दीजिएगा। यानी विद्यालय को मैनेज करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, तो आप देखते होंगे टीचर्स अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, नोटिस बोर्ड, फिर आपके जो है मिड डे मील की देखरेख, विद्यालय के बच्चों का हेल्थ कार्ड, बहुत सारे ऐसे विद्यालय में होते हैं जो कि आप दस्तावेज है उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। विद्यालय में दिन की शुरुआत चेतना सत्र के माध्यम से की जाती है और विद्यालय में चेतना सत्र की उपयोगिता एवं महत्व की भूमिका के ऊपर स्पष्ट करें। हमने ये पढ़ाया भी है कि जब भी हम विद्यालय में कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारा चेतना सत्र होता है और वो चेतना सत्र का महत्व जो है हमारे विद्यालय के दिनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ईश्वर के नाम लेकर करते हैं, उसी प्रकार हम विद्यालय में चेतना सत्र जो होता है भगवान को याद करके, और चेतना सत्र एक महत्वपूर्ण जो है साधन भी होता है बच्चों के और टीचर के बीच अंतःक्रिया करने के लिए, क्योंकि एक समय में हम विद्यालय के सभी बच्चों को एक नोटिस जो है सभी बच्चों को दे सकते हैं। अब ऐसे मुझे क्लास बाई क्लास जाना पड़ेगा, लेकिन चेतना सत्र को बुलाकर हम क्या करते हैं, कोई भी नोटिस को, कोई भी जानकारी को पूरे समूह में बच्चों को एक साथ बता सकते हैं, उससे हमारा समय बचता है और सही तरीके से सारे बच्चों को जानकारी भी मिल जाती है। समझ गए? जी हाँ, वही आपको यहाँ पर लिखना है। इसकी भूमिका और इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, इससे बच्चों के जो है बहुत सारे मन हल्का होते हैं, सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, समाचार सुनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है चेतना सत्र में, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम जो है यूनिट 2 की बात करेंगे। ये आपका यूनिट 1 से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न था और इससे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। अब यूनिट 2 की हम बात कर ले, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। पहला प्रश्न लिखिएगा, विद्यालय भवन के सृजनात्मक उपयोग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य को स्पष्ट करें। हमने ये आपको बताया था कि जब भी आप विद्यालय भवन की बात करते हैं तो उसमें आप जो है सृजनात्मकता से क्या समझते हैं। सृजनात्मकता कहने का मतलब है कि सृजन के तौर पर क्या बात करते हैं, हमारा विद्यालय का स्ट्रक्चर जो है कैसा होना चाहिए, सृजनात्मकता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि बालक जो है विद्यालय के बिल्डिंग, कक्षा कक्ष के दीवालों के बने पेंटिंग, बहुत सारे विभिन्न जो है ज्यामिति, मैथ के फॉर्मूलेज,
बहुत सारी चीजें होती है, थॉट्स होते हैं जिससे बालक जो है कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए सीखे। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय भवन के सृजनात्मक उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालय भवन ऐसा बनाए जहां पर जो है बच्चे विद्यालय की दीवारों पर बने ज्यामिति की आकृतियां, गणित के फॉर्मूले या विभिन्न तरह के थॉट्स को पढ़कर भी जो है ज्ञान को अर्जित करे। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय का जो आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि सृजन करे, बालक के विद्यालय के भवन देखकर भी जो है सृजनात्मकता उत्पन्न हो। समझ गए ना? इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं। बच्चे दीवारों पर बने चित्र को देखकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, यही सब। समझ गए? अगला है, विद्यालय में सृजनात्मकता वातावरण तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए। विद्यालय को अगर आप जो है एक सृजनशील बनाना चाहते हैं, एक आप क्रिएटिविटी माहौल देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम दीवालों पर, हम कक्षा कक्ष में, जहां पर प्लेग्राउंड के दीवालों पर हम तरह तरह के ऐसे ज्यामिति पैटर्न बनाएंगे, तरह तरह के थॉट्स लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें लिखेंगे जिससे बच्चे जो है प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, प्रतिदिन उन चीजों को देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो चीजें आ जाएगी और उससे भी जो है अपने आप को सृजन कर सकते हैं, अपने आप को जो है बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। तो ये सब तरीका है जिसके माध्यम से हम एक विद्यालय का सृजनशील कर सकते हैं। और साथ ही साथ कक्षा कक्ष में जो है बहुत सारे ऐसे पेंटिंग, बहुत सारे ऐसे जो है थॉट्स, आइडिया, साथ ही साथ जो है बहुत सारे ज्यामिति पैटर्न, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखकर हम बच्चों को भी उससे प्रेरित कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, सूचना एवं संचार तकनीकी से क्या समझते हैं और शिक्षा प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी की क्या उपयोगिता है? अब बताइए, ये सूचना एवं संचार तकनीकी आपका पेपर F12 ICT हम लोग बोलते हैं, यानी कंप्यूटर की क्या प्रयोग है और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो कैसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है? तो क्या ये प्रश्न मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज के युग जो है हमारा आधुनिक काल है और अभी के समय में बिना कंप्यूटर का हमारा जीवन जो है संभव नहीं है। और आज जो है प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, या उद्योग हो, कृषि हो, या हॉस्पिटलाइजेशन हो, कहीं भी जाइए आपको कंप्यूटर का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से हमारा शिक्षा भी जो है आसान हो रहा है, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ने में रुचि आ रही है। हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो है बच्चों को अधिक और इजी वे में जो है एजुकेशन दे पा रहे हैं। वो सब जो है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग है, यानी कि ICT का महत्व है, यानी कंप्यूटर की उपयोगिता है। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए ये देखिएगा, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा क्या है और विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे, वर्णन करें। अब इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये कल ही मैंने आपको पेपर F3 में बताया था। समावेशी शिक्षा का कहने का अर्थ क्या होता है? ऐसी शिक्षा पद्धति होती है जिसके अंतर्गत जो है समाज में रहने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे हो, या दिव्यांग हो, या किसी भी ऊंच नीच जाति, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, बिना किसी भेदभाव के जो है हम लोग अपने कक्षा कक्ष में उनको बैठाकर एक समान, सभी परिवेश के बच्चे आते हैं वहां पर, किसी भी बिना भेदभाव के जो है एक समान हम शिक्षा देते हैं, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक समाज के रहने वाले प्रत्येक जाति धर्म के बच्चों को कक्षा कक्ष में एक समान, एक साथ बैठाकर जो शिक्षा देते हैं, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम विद्यालय का माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे जहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, सभी लोग जो है एक दूसरे के व्यवहार, सभ्यता, संस्कृति आदि को सीखे, ताकि वो जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करे और सभी बच्चे मिलजुल कर जो है पढ़ाई करें। हम बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे मतलब नियम कानून लागू कर सकते हैं अपने विद्यालय में, जिससे बच्चे जो है किसी तरह का बिना भेदभाव किए हुए एक साथ बैठकर समान शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव कैसे लाएंगे? अब ये बताइएगा, कला समेकित शिक्षा कहने का मतलब होता है कला को शामिल करके शिक्षा में जोड़ना। यानी कि हम क्या करेंगे, विद्यालय भवन को जो है कलात्मक देंगे। कलात्मक कहने का मतलब आप देखते हैं सरकारी विद्यालय में बहुत सारे दीवारों पर तरह तरह के पेंटिंग्स, या आपके प्राइवेट स्कूलों में देखेंगे बहुत तरह के पेंटिंग्स होते हैं। उससे क्या होगा कि बालक को वहां पर रहने में मन लगेगा। बच्चे जो है तरह तरह के चित्र देखेंगे। आप अक्सर जूनियर KG के स्कूलों को देखिएगा तो वहां पर काफी जो है सजा धजा रहता है, यानी ऐसा रहता लगता है कि हम कहीं घूमने आए हैं, विद्यालय नहीं है वो। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि बालक को मन जो है लगे, और जब तक बालक का मन नहीं लगेगा, जब तक आप कितनों भी कुछ कर लीजिएगा, बालक नहीं पढ़ेगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से हम विद्यालय परिवेश की परिवर्तन कर सकते हैं। हम विद्यालय परिवेश को क्या करेंगे, कलात्मक बनाएंगे, जहां पर तरह तरह के रंग बिरंग के चित्र, पशु पक्षी के चित्र बनाएंगे, ताकि बालक वहां पर बैठकर आनंद रूप से तरीके से, रुचिमय तरीके से पढ़ाई कर सके। समझ गए? और यही आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है? ये आपका यूनिट 2 भी जो है केवल 5 प्रश्न था, हमने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिया है। समझ गए? याद रखिएगा। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? बताइए तो, बताइए बाबू, यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं है? अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है यूनिट 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पर यूनिट 3 में देखिएगा तो इसमें भी आपके 5-6 प्रश्न होंगे।
यह पहला प्रश्न आपका है कि कक्षा कक्ष शिक्षण की विभिन्न प्राकृतिक परंपरागत बाल केंद्रित लोकतांत्रिक एवं सृजनात्मकता कक्षा शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करें या अंतर बताएं एवं इसकी उपयोगिता एवं महत्व को बताइए। ये हमने जो है यूनिट अभी नहीं पढ़ाया है, ये आपका यूनिट कल से चलेगा, यूनिट 3। लेकिन कहने का मतलब ये प्रश्न को समझिए, यानी बोला गया है कि कक्षा कक्ष शिक्षण की विभिन्न प्रकृति, जो हमारे कक्षा में पढ़ाने का तरीका है वो कैसे है, विभिन्न तरीके हैं। जैसे कि एक आपका जो है परंपरागत तरीके से, फिर आपका जो है बाल केंद्रित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, और आपके जो है सृजनात्मकता तरीके से। यानी जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो विभिन्न तरीके से पढ़ाते हैं। अब ये पारंपरिक तरीके कहने का मतलब है जो पुराने तरीके, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि आए टीचर आए पढ़ाकर बोर्ड पर लिखकर चले गए, वही नहीं। साथ ही साथ ये बाल केंद्रित, बाल केंद्रित कहने का मतलब होता है कि बालक के अनुरूप पढ़ाना, बालक का मन है पढ़ने का तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। ये होता है लोकतांत्रिक, हमारा कक्षा कक्ष का जो है माहौल लोकतांत्रिक होना चाहिए, चाहे जो हमारा एजुकेशन का देने का तरीका है वो भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, ताकि बालक जो है सही तरीके से क्वेश्चन पूछ सके, हम भी बता सके। साथ ही साथ सृजनात्मकता, यानी कहने का मतलब है कि एक बालक जो आप स्टडी दे रहे हैं कक्षा कक्ष में वो सृजनशील होना चाहिए, यानी कि बालक जो है आपके शिक्षा के माध्यम से कुछ सीखे, कुछ करने का प्रयास करे, वैसा होना चाहिए। वही बात यहाँ पर बोला गया है। तो कक्षा कक्ष शिक्षण की विभिन्न प्रकृति, परंपरागत, लोकतांत्रिक और आपके जो है बाल केंद्रित और सृजनात्मकता कक्षा शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करे। ये सभी तरीके जो है जिसके माध्यम से हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसकी अवधारणा को बताना है, इसके बीच अंतर बताना है, उसी को आपको डिफाइन कर देना है और इसकी उपयोगिता को बता देना है। हमने आपको बताया ना क्या क्या उपयोगिता है, इसको लिख लेना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा हेतु अपने कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव लाएंगे। यानी बाल केंद्रित शिक्षा देने के लिए आप अपने कक्षा में क्या क्या करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा देने के लिए हम सभी बच्चों के जो है अनुसार हम चलेंगे, बालक के मनोविज्ञान को समझेंगे, बालक के मनोदशा को समझेंगे। विद्यालय में क्या करेंगे, मतलब कक्षा कक्ष में जो है तरह तरह की एक्टिविटी कराएंगे, रोल प्ले माध्यम से, एक्टिविटी माध्यम से, खेल विधि से, बालक के अनुरूप, बालक के परिवेश से जुड़कर पढ़ाएंगे। विद्यालय के कक्षा कक्ष में जो है कुछ परिवर्तन करेंगे, बैठने के नियम, बैठने के तौर तरीके, कक्षा कक्ष का स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलाव करेंगे। उससे क्या होगा, बालक को मन लगेगा, और बालक को जब मन लगने लगेगा तो हम बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से उनको एजुकेशन दे सकते हैं। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की योजना क्या है और सीखने की योजना का निर्माण करना क्यों आवश्यक है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग प्लान। लर्निंग प्लान क्या होता है, आप लोग बनाए होंगे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं तो एक दो लर्निंग प्लान के नाम आपने सुना होगा। लर्निंग प्लान जो होता है वो एक आपका प्लान है जो कि आपको किसी पाठ को पढ़ाने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है कि हम इस पाठ को कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे और किस विधि से पढ़ाएंगे। ये अपने आप को तैयार करना होता है। यानी किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले आपको एक लर्निंग प्लान बनाने होते हैं, एक लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसमें लर्निंग प्लान कहने का मतलब होता है सीखने की योजना। यानी कि आप जो है बच्चों को जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चे क्या सीखेंगे, कितना सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे और क्या क्या बच्चों को विधि से पढ़ाएंगे, वो सारी बातें इसमें आपको लिखी रहती है। समझ गए, उसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहने का मतलब है पाठ्य से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है। यानी कोई भी पाठ के अंतर्गत देखते हैं बहुत सारे आपको एक्टिविटी दिया रहता है, आपको उस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को बताना है कि साथ ही साथ, क्योंकि वह जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट्स, HOTS, हॉट्स क्वेश्चन। यानी इससे क्या होता है कि बालक जो है ज्यादा जो है तार्किक चिंतन करता है, जिससे बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं, यानी जो भी पाठ के अंतर्गत दिए गए एक्टिविटी होते हैं उसको करने से बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है, बालक के सभी पक्षों का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, ये सभी पक्षों का बालक का विकास होता है। क्योंकि बालक उस एक्टिविटी को स्वयं करेगा तो वहां चलेगा भी, कुछ हाथ से भी काम करेगा, दिमाग भी लगाएगा, बॉडी भी लगाएगा, सीखेगा भी, तो वही बात होता है। तो आपको बताना है कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो कि पाठ्य से संबंधित होते हैं, साथ ही साथ परिवेश से जुड़े होते हैं, जो कि बालक के जो है सर्वांगीण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बालक जो है जब उस कार्य को करता है तो उस पाठ से सीखे हुए ज्ञानों को वहां प्रयोग करता है, साथ ही साथ अन्य अपने ज्ञानों का प्रयोग करके अपने सृजन करता है और उसके माध्यम से वो प्रश्नों का, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को जो है सफल बनाता है। समझ गए? जी हाँ, आज गर्मी काफी ज्यादा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर देखिए। ये अगला प्रश्न है कि कक्षा में सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है और एक शिक्षक के तौर पर आप अपने उनको निदान कैसे करेंगे, आपको बताना है। समझ गए ना? यानी कि कक्षा में जो है सीखने सिखाने के दौरान, यानी जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के दौरान जो है आने वाले कौन कौन से चुनौतियां हैं। अब देखते होंगे आप पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा समझता है, कोई बच्चा नहीं समझता है, आप लिख रहे हैं तो कोई बच्चा को दिखाई देता है, नहीं देता है, हम एक बार बताएं, 2 बार बताएं, नहीं समझता। तो कक्षा कक्ष में पढ़ाने के दौरान जो है
बहुत सारी समस्या है, कोई बच्चा रोते रहता है, कोई बच्चा शोरगुल करता है, कोई बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। तो ऐसे विभिन्न तरीके की परेशानी है, चाहे लाइट ना हो, पंखा ना हो, गर्मी लग रहा है तो पढ़ाने का मन नहीं करेगा, वही बात होती है। समझ रहे, वो सारी चुनौतियों को आपको यहाँ पर लिखना है। और ये लिखा गया है अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्या है। अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था यह है जिसमें बालक जो है बेहतर तरीके से एजुकेशन को प्राप्त करे, आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पाए। समझ गए, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 प्रश्न और यहाँ पर देख लीजिए। ये 6 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय में आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और इसके अर्थ को परिभाषित करिए। देखिए आकलन और मूल्यांकन ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। आकलन जो होता है कम समय के लिए होता है, मूल्यांकन जो होता है आपके साल के अंत में होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान ही आपसे मैं प्रश्न पूछ लिया, ये हमारा आकलन हुआ। और ये मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में जो आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहे थे और अचानक जो है पढ़ाते पढ़ाते आपसे प्रश्न पूछ लिए, वो आपका आकलन हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पेपर पढ़ा लिया है यूनिट 1 यूनिट 2 और उससे मैं प्रश्न पूछूंगा तो ये हमारा आकलन होता है। और जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूरे पेपर से पूछ जाएगा, वो आपका मूल्यांकन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय शिक्षण व्यवस्था में आकलन और मूल्यांकन काफी महत्वपूर्ण मतलब विधि है, जिसके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि जो मैंने पढ़ाया क्या बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। और मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है कि पूरे साल जो बच्चा पढ़ा क्या कितना वो सीखा कितना नहीं सीखा। समझ गए, उसके बारे में आपको लिख देना है। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं, स्पष्ट करें और इसकी प्रमुख प्रविधियों को उल्लेख करें। अब देखिएगा हमने आपको बताया ना मूल्यांकन, मूल्यांकन जो होता है साल के अंत में होता है और ये होता है सतत और व्यापक। सतत कहने का मतलब है लगातार और व्यापक कहने का मतलब है साल के अंत में। समझ गए ना, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या होता है, पढ़ने पढ़ाने दौरान जो है हम लोग प्रश्न पूछते हैं, वो हमारा सतत मूल्यांकन होता है। और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो पूरे साल के अंत में एक बार जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, वो आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। और ये मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण आपके योगदान अदा करते हैं आपके शिक्षण प्रविधिया में, आपके शिक्षण प्रक्रिया में। समझ गए, इसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे और आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम जो है यूनिट 4 की बात करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कितने प्रश्न है, केवल इसमें आपके 4 प्रश्न है। बहुत अच्छी बात है, केवल 4 प्रश्न है और यही प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की प्रश्न मैंने नहीं कराया। काफी गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। और आपसे निवेदन है बाबू कि आप लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आपको हम एक एक प्रश्न को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गर्मी काफी ज्यादा लग रहा है इसीलिए जो है। चलिए समझ गए, आइए अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। अब देखिएगा यूनिट 4 में आपका जो है 4 प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पहला प्रश्न है आपका, शिक्षक वृत्तिक विकास यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अवधारणा एवं आवश्यकता अथवा महत्व को स्पष्ट करे और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधारणा अथवा महत्व को प्रकाश डालिए। यानी कहने का मतलब है ये जो है ना, यहाँ पर एक अलग प्रश्न है, ये देखिएगा, सॉरी यहाँ पर एक प्रश्न अलग हो चुका है, यहाँ पर एक ही प्रश्न है। यहाँ पर ये जो प्रश्न बोला शिक्षक वृत्तिक विकास यानी टीचर को अपना जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अवधारणा एवं आवश्यकता क्यों महत्व है। यानी आप एक टीचर है तो आपके अंदर आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी जिस चीज में आप माहिर है उससे क्या समझते हैं। तो ये शिक्षक वृत्तिक विकास कहने का मतलब है कि शिक्षक को अपने वृत्तिक विकास करना चाहिए, यानी अपने प्रोफेशन में डेवलप करना चाहिए ताकि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए। अब मान लीजिए कि मुझे डीएलएड मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, इस चीज के बारे में मुझे सही तरीके से जानकारी ना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। वही बात है, यानी जिस चीज में आप माहिर है आपको उसमें माहिर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ से प्रश्न आपका अलग है, ये आपका प्रश्न 2 है। देखिएगा 5 प्रश्न है, शायद ये छूट गया था, टाइपिंग मिस्टेक है। ये देखिएगा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जो आपका ये डाइट होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका क्या होता है, इसके कार्यक्रम की जो आवश्यकता है और इसका महत्व है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। यानी आपको टीचर बनना है तो आपको टीचर बनने के जो गुण है उसको आपको लेना पड़ेगा। और वो कहाँ मिलता है, तो हमें डाइट में मिलता है। यानी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 2 साल के अंतर्गत आपको मिलता है, एक टीचर बनने का गुण आपके अंतर्गत आ जाता है। वही बात यहाँ पर आपको लिखा गया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधारणा और महत्व क्या है, यानी टीचर बनने से पहले आपको परिपूर्ण तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। इसके महत्व लिखिए, इसकी आवश्यकता लिखिए, टीचर बनने के पूरे गुण और अवगुण के बारे में आप बताइए। अगला प्रश्न है, विद्यालय राज्य में कितने तरह के अध्यापक शिक्षण संस्था है। अभी आपको बताना है बिहार राज्य में जो है कितने तरह के जो है अध्यापक शिक्षण संस्था है। तो बीएड हो गए, डीएलएड हो गए, आपके ब्लॉक इंस्टीट्यूट हो गए, राज्य हो गए, राज्य स्तरीय हो गए, जिला स्तरीय हो गए, प्रखंड स्तरीय हो गए, बहुत सारे हैं। उस सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर देखिएगा, शिक्षक के वृत्तिक विकास के सहकर्मियों की क्या भूमिका होती है। यानी एक शिक्षक की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो विद्यालय में जो सहकर्मी होते हैं तो वो शिक्षकों की कैसे मदद करते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे पानी पीना है,
तो वहां पर देखते हैं दाई होते हैं, किसी चीज की कमी होती है तो वहां पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो सारे टीचर को प्रोवाइड कराते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षक के विकसित विकास में सहकर्मी शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो शिक्षक को वो सारी चीज ये सारी उपलब्ध करवाते हैं जो उनको जरूरत होती है, जो उनको पढ़ाने के दौरान या जो उनको एक्सपेरिमेंट के दौरान वो जितने भी चीजें होती है वो सहकर्मी लोग वहां उनको उपलब्ध कराते हैं, तभी जाकर एक टीचर जो है बच्चों को सही वे में पढ़ा पाते हैं। तो भूमिका उनकी महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के कितने गुण लैस होने चाहिए? क्या विकसित विकास के माध्यम से 6 से इन गुणों के मतलब कि प्रतिशत किया जा सकता है? यानी कहने का मतलब है कि एक शिक्षक को किन गुणों से लैस होना चाहिए, यानी कि शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो अब गुण क्या है इसके बारे में आप बताइए, ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या क्या गुण होना चाहिए? अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा जो है नॉलेज होना चाहिए, समझ गए ना, पैनिक नहीं होना चाहिए, बहुत सारे गुण है, उसको लिखिए आप। चलिए अब हम इस पेपर के जो है अंतिम यूनिट की बात करते हैं, जिसमें हम केवल जो है 3 ही प्रश्न को यहाँ पर हमने लिया है, और ये तीनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि प्रमुख शैक्षिक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उनकी प्रमुख भूमिका और उद्देश्य एवं कार्यों की समीक्षा विकसित करें। यानी कि आपको ये प्रश्न के अंतर्गत क्या बताना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, प्रमुख शैक्षिक संस्थान, चाहे वो आपके अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या राज्य हो, जैसे कि आप लिख सकते हैं क्या, आप एनसीईआरटी लिख सकते हैं, आप जो है बीएससीबी लिख सकते हैं, आप जो है डाइट लिख सकते हैं, आप जो है बाइट लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होता है। फिर आप यूनिसेफ लिख सकते हैं। ये सभी आपके जो है क्या है, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय के जो है शैक्षिक संस्थान है, जिसके अंतर्गत जो है आपके बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड, आपके शिक्षा के पढ़ाई के रिलेटेड होते हैं। आपके एससीईआरटी भी लिख सकते हैं, एससीईआरटी, ये सभी चीजों के बारे में आपको डिफाइन करना है, समझ गया। अगला है, जिला के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों का वर्णन करें और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्यों के बारे में आप लिखिए। यानी जिला के अंतर्गत जो भी आते हैं, जिला के अंतर्गत आपके डाइट आते हैं, आपके बाइट आते हैं, समझ गए ना, पीटीईसी आते हैं, पीटीईसी आपके डाइट के नाम है। ये सभी चीजों के बारे में डिफाइन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग और प्राइमरी टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सभी चीजों के बारे में लिखिए, उसके महत्व को लिखिए, उसके उद्देश्य को लिखिए। ये आपके जिला स्तरीय होते हैं, समझ गए ना। अगला है, शैक्षिक योजना, उनकी आवश्यकता एवं महत्व एवं उद्देश्यों की समीक्षा करें। शैक्षिक योजना यानी कि शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है, जैसे आपका मिड डे मील हो गया, फिर आपके जो है बच्चों के पोशाक के लिए हो गए, बहुत सारे ऐसे जो है शैक्षिक योजनाएं हैं, उसके बारे में आपको उसकी आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में लिखना है। और इसी के साथ आपका पेपर A4 का जो है गेसिंग क्वेश्चन खत्म हुआ। जहां तक मुझे लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, तो आशा करते हैं कि आपको जो ये प्रश्न काफी अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक प्रश्न को तोड़ तोड़ के आपको समझाया है। सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। समय मिलेगा मैं भी कराऊंगा, लेकिन हाँ बहुत समय कम है और बहुत काम भी है, इसलिए आप लोग खुद से लिखना तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगले हम F5 पेपर की बात करेंगे और आज आपको जो है टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देख सकते हैं गर्मी कितना लग रहा है, तो आपसे निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, गुड नाइट।